ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पुलिस की अनदेखी से परेशान पीड़ितों ने जिला मुख्यालय पर दिया धरना। रहन कला और बंजौरा गांव के निवासियों ने एसएसपी से लगाए न्याय की गुहार। मोक्षधाम प्रकरण को लेकर क्षेत्र बजाजा कमेटी ने निकाली चेतावनी यात्रा। शहर के तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की रही भागीदारी। शहर के डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों पर पर्यावरणविद डीके जोशी के गहन सवालात। एडीए के अधिकारी बेहद चिंतित, लग गए अपने बचाव पक्ष को तलाशने में। और मुगल बादशाह शाहजहां के 360वें उर्स की तैयारियां जोरों पर। प्रशासनिक बेपरवाही से इस्लामिया कमेटी के लोग नाराज। और अब खबर विस्तार से। मोक्षधाम के स्थानांतरण को लेकर उठा उबाल अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन की इस मंशा के विरोध में क्षेत्र बजाजा कमेटी की चेतावनी यात्रा निकाली, जिसमें शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने शिरकत की और सरकारी मशीनरी को आगाह किया कि जनभावनाओं से जुड़े इस मसले पर उन्हें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरा में मोक्षधाम के नाम पर एक बार फिर सामाजिक संगठनों की एकता देखने लायक थी, जिन्होंने हिंदूवादी विचारधारा के लिए मोक्षधाम तक दौड़ लगाई। ये एक ऐसा मुद्दा था जिससे जन भावनाएं आहत हुई और इसकी खिलाफत जमकर हुई। विद्युत शब्दाग्रह से लेकर मोक्षधाम तक जाकर शासन और प्रशासन को चेतावनी देने का काम किया गया। साथ ही संबंधित विभाग के खिलाफ भी उनकी नाराजगी देखने को मिली, जिसने इस तरह का विवादास्पद फैसला लेने का सुझाव दिया। समाज के हर वर्ग ने इसकी खुलकर मुखालफत की। क्या है, यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है और उसको प्रशासन यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है। कारण कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो अंतिम यात्रा का पड़ाव होता है वही जब स्थानांतरित हो जाएगा तो लगभग हमारे जीवन में क्या बचेगा। उसी चीज़ का आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक चेतावनी यात्रा के स्वरूप में हम सभी लोग यहाँ आए। प्रशासन इसको उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। उनको सोचना है भी ये हमारी भी अंतिम यात्रा यहाँ पे आएगी, उसका ध्यान रखें। गुरुद्वारा दक्षिण वारण गुरु का ताल, आगरा सेवक जत्था, सिख समाज पूरा आगरे की जनता के साथ है और जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके लिए तैयार हैं। आगरा मोक्षधाम ताजगंज का ये इसका बहुत बड़ा पुराना इतिहास है और ताजमहल से भी पुराना इतिहास इस मोक्षधाम का है। आगरा के लोगों की भावनाएं और आस्थाएं इस मोक्षधाम से जुड़ी हुई है। गौरतलब है कि ताजमहल को खतरे के नाम पर इस तरह की बातों ने आम जनमानस में नाराजगी पैदा कर दी है, जिसके बाद से लगातार इस फैसले का विरोध हो रहा है, फिर चाहे वो धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक मंच ही क्यों न रहा हो। और पैदल मार्च के जरिए आगरा वासियों ने एक बार फिर विभागीय लोगों को चेतावनी देने का काम किया और ताकीद की कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोशिश की गई तो शहरवासी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। थाना शमशाबाद के बंजारापुरा गांव में बीते दिनों हथियारबंद दबंगों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट कर जमीन पर कब्जे की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न करने पर बंजारापुरा के पीड़ित ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया है, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। पीड़ितों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। बीते 2 दिन से जिला मुख्यालय पर धरना दे रहे ये सभी शमशाबाद के गाँव बंजारापुरा के ग्रामीण हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एक तो दबंग द्वारा उन पर हथियारों से हमला हुआ और उनके घरों में आगजनी की गई, उनको मारा पीटा गया और पुलिस से जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने सत्ता के दबाव में उल्टा उन पर ही मुकदमा लिख दिया और सत्ता के दबाव में जांच सत्ता के केंद्र मैनपुरी ट्रांसफर कर दी। ये पीड़ित आज भी न्याय की आस में धरना दे रहे हैं। इन ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। साहब ये है कि 5 तारीख की घटना है, इतनी दबंगई हुई कि लोगों ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया। 200-150 लोग थे, राइफल हाथों में थी, कट्टे थे, चारों तरफ से लोगों को घेर लिया, घरों में से औरतों को खींच के ले गए, एक एक खेतों को घसीटा, औरतों ने जबरदस्ती की और घर में आग लगा दी। टीटीजेड प्राधिकरण ने दिए आगरा में संचालित निकिल प्लांट्स के हटाने के आदेश, जिससे इन प्लांट्स में काम करने वाले लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। सरकारी तंत्र के इस कदम से आहत प्लांट्स के कारीगरों ने जिला प्रशासन के सामने अपनी परेशानी रखी और प्रदूषण बोर्ड को सीलिंग की कार्रवाई से रोकने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग शहर में संचालित निकिल प्लांट्स को बंद किए जाने के आदेश से
आहत हैं, जिन्होंने प्रशासन से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जबकि पीस पार्टी के नेताओं ने भी उनकी इस बात का समर्थन किया है, जिनका कहना है कि फैक्ट्रीज बंद करने से इसमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगारी और भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। आगरा के अंदर कमिश्नर के आदेश पर जो स्टील के निखिल प्लांटों को उजाड़ने का काम आगरा के जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और जिला प्रशासन के अधिकारी अवैध वसूली में लिप्त होते हुए वहां इन निखिल प्लांटों के मालिकों के पास पहुंचते हैं और सीलिंग की धमकी देते हुए अवैध वसूली कर रहे हैं। हमने आज कमिश्नर साहब को और यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि जिस तरीके से जो है पेठा मंडी को बसाया गया, जिस तरीके से जूता मंडी को बसाया गया, उसी तरीके से यदि निखिल प्लांट यदि प्रदूषण फैलाता है तो हमें भी सस्ती जमीन उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हम वहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे। गौरतलब है कि शहर में संचालित इलेक्ट्रोप्लेरिंग प्लांट्स में लगभग 5 लाख लोग काम करते हैं और वो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन अथॉरिटी ने इन्हें स्वयं के खर्चे पर नगर निगम की सीमा के बाहर सभी विभागों की अनापत्ति लेने के बाद लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पीड़ित लोगों का कहना है कि प्रदूषण के नाम पर जब उनकी यूनिट्स को बाहर भेजा जा रहा है तो महानगर में तमाम पेठा इकाइयां, जूता कारखाने संचालित हो रहे हैं। इन्होंने उन्हें भी बाहर किए जाने की मांग की है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भरी हुंकार, जिसके नेताओं ने मोदी सरकार पर किसानों की कीमती जमीन छीनकर पूंजीपतियों को सौंपने का आरोप लगाया। इससे नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जाम लगा दिया। उनकी इस कार्रवाई से आम आदमी से लेकर अधिकारियों तक की आवाजाही ठप हो गई और उन्हें रास्ता खुलने तक कड़ी धूप में इंतजार करना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी अब किसानों के समर्थन में लामबंद होती नजर आ रही है, जिसने गुरुवार के दिन जिला मुख्यालय पर अपना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की जमकर मुखालफत की। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का गेट जाम कर दिया और खूब नारेबाजी की। सरकार विरोधी इस 1 दिवसीय आंदोलन के पीछे मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल है, जिसमें किए गए नए संशोधन विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहे। नाराज पार्टी नेताओं ने भाजपा शासित देश की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। मांगे हैं मुख्यतः ये है कि जो अध्यादेश है किसान विरोधी, हम चाहते हैं उसे वापस लो, रिजेक्ट करो उसे। और ये हाल ही में पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ाए गए, 4-4 रुपये एकदम बढ़ा दिए, उन पर रोक लगाओ। दूसरा, आम महंगाई जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है, उस महंगाई को रोको। मुख्य यही मुद्दे समस्याएं हैं आज की। मुख्य रूप से ये हमारा पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, रेल रोको रास्ता रोको। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। इसकी मुख्य 2 मांग हैं, खास करके मोदी जी ने जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो लागू कर दिया है दोबारा, उसको वापस लो, किसानों को बर्बाद करने वाला है। दूसरी बात, किसान बर्बाद हुआ है इससे, ओलावृष्टि से और उससे। तो दोनों ही सरकारों के द्वारा, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। मुश्किल से अभी 10% लोगों को मुआवजा मिला है। किसानों के समर्थन में गुरुवार को कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में ये रास्ता रोको आंदोलन चलाया, जिससे आगरा के जिला मुख्यालय पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल कॉमरेड्स ने ऐसे समय पर यह जाम लगाया जब बहुतायत में आम लोग और सरकारी अधिकारी अपने दफ्तरों में आते हैं, लेकिन गेट पर ही उनका रास्ता रोककर भाकपा के नेताओं ने उन्हें अपनी फरियाद सुनाई। इस दौरान कई लोगों से उनकी गर्मागर्मी भी हुई, मगर सही मुद्दे पर अपनी नाराजगी जता रहे नेताओं की बात सुनकर वो भी शांत हो गए। साजिश के तहत रद्द कराई गई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। ये कहना है ओवैसी की पार्टी के नेताओं का, जिन्होंने प्रेस वार्ता कर इसे शासन और प्रशासन की मिली भगत करार दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी इस साजिश को पार्टी ने हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जिस पर शासन और प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। प्रेस वार्ता जो रखी है वो उसकी रखी है कि असद साहब का प्रोग्राम जो हमने 14 लगाया था 29 मार्च पर, जो आगे प्रशासन ने उसे रद्द कर दिया था, तो उसकी याचिका हमने हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें हाईकोर्ट में जवाब मांगा था लोकल प्रशासन से, यूपी सरकार से कि ये जो जनसभा कैंसिल हुई इसकी वजह क्या थी। 8 अप्रैल की इसकी सुनवाई, मगर 11 तारीख को ये डेट पर रखी, उसको 11 तारीख को इस मामले की सुनवाई हुई। तो जो जवाब मांगा था सरकार से और लोकल प्रशासन से, इनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ के एडीएम सिटी साहब ने 28 मार्च को ये कहा था कि हमने जवाब तैयार कर दिया है और एसपी सिटी साहब ने उस जवाब को तैयार करके भेज दिया। अगर उन्होंने जवाब भेज दिया और अपनी जानकारी अपडेट कर दी तो उनके वकील ने
वो जवाब दाखिल क्यों नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने जवाब नहीं भेजा। तो उस पर यह है कि सरकारी वकील से कहते हुए सरकारी वकील ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने लिखा है कि अगर आप 2 हफ्ते के अंदर अगर काउंटर का जवाब देते हैं तो ठीक है, 15 जुलाई को इस पर अगर आपके तरफ से काउंटर आता ठीक है, नहीं तो इस पर बहस होगी, तो जो भी जजमेंट होगा वो मान लेंगे। ताजमहल एक विश्वदाय इमारत जिसकी खूबसूरती का लगभग हर कोई कायल है, लेकिन ये संभव है कि भविष्य में ये खूबसूरत इमारत ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां केवल इस इमारत के बारे में पढ़ सकें, न कि इस इमारत का दीदार कर पाएं। अब ऐसा क्या मामला है कि हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं? जानने के लिए देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ताजमहल अपनी खूबसूरती और शालीनता के साथ साथ विवादों के लिए भी कुख्यात है। ताजमहल जो हमेशा से ही किसी न किसी विवाद का कारण बनता रहता है। कई बार ऐसा भी कहने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं कि ताजमहल हिंदुस्तान के लिए वरदान है या अभिशाप। ताजमहल के कारण न जाने कितने ही लोग बेरोजगार हो गए, क्योंकि इसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए विभाग ने जाने कितने ही कारखाने और फैक्ट्रियां बंद करवा दी। हाल ही में एएसआई विभाग के अधीक्षक भुवन विक्रम ने ताजमहल के पास बने मोक्षधाम के स्थानांतरण के लिए एक पत्र मंडलायुक्त को भेजा था, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों में काफी रोष व्यक्त हुआ। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ताजमहल ना होकर तेजमहल है, जिसमें कभी एक शिव मंदिर हुआ करता था। वहीं इतिहास की माने तो ताजमहल में शहाबुद्दीन शाहजहां की बेगम मुमताज दफन है। अगर ये धार्मिक विवाद यूं ही निरंतर चलते रहे तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे वाकया दोबारा ना घटित हो जाएं। जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहने का प्रयास करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन धार्मिक लोगों की एकता को अपने निजी फायदे के लिए भंग करने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं। ये ऐसा है कि दावा करने वाले अपनी जगह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, या तो उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, और अगर इतिहास पढ़ा है तो शायद वो ये बात नहीं कहते। जैसा कि कहा जाता है कि बटेश्वर में एक खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई के दौरान एक अभिलेख निकला था। उसमें ये था कि गगनचुंबी इमारत हैं, 2 मंदिर बनवाए थे उन्होंने। तो उसमें ये कहीं अभिलेख में नहीं है कि वो किस जगह बनवाए थे। तो सबसे बड़ी बात तो यहीं समाप्त हो जाती है। दूसरी बात है कि ताजमहल की ज़मीन को राजा जयसिंह से शाहजहां ने ख़रीदा था। ख़रीदने का मतलब ये है कि इसके एवज़ में, इस जगह के एवज़ में उन्होंने 4 उन्हें हवेलियाँ दी थी। अब ताजमहल मुमताज बेगम का मकबरा हो या भगवान शिव का मंदिर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा को कहीं ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढो। भगवान और अल्लाह अपने अंदर ही अपने आप ही मिल जाएंगे। ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है जिससे हिंदुस्तान की सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व की प्राप्ति होती है। हम सबको इससे कोई सरोकार होना नहीं चाहिए कि ये मंदिर है या मस्जिद। बस इतना समझना चाहिए कि इससे हजारों लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, क्योंकि इससे हजारों की तादाद में लोग अपनी रोजी कमाते हैं। जहां एक तरफ ताजमहल में हर वर्ष होने वाले मुगल बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां का 360वां 3 दिवसीय उर्स मुबारक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं, वहीं अभी तक इस विषय में अधिकारियों ने बैठक तक नहीं की, जिससे इस्लामिया लोकल एजेंसी के लोग खासे परेशान हैं। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने बताया कि ताजमहल में हर वर्ष होने वाले मुगल बादशाह शहाबुद्दीन शाहजहां का 360वां 3 दिवसीय उर्स मुबारक इस वर्ष 15, 16 व 17 मई को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां बड़े ही जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ एएसआई के अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की बैठक नहीं की, जिससे होने वाले महोत्सव में कार्यक्रमों की सूची नहीं बन पा रही है। इससे इस्लामिया लोकल एजेंसी के लोग काफी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने कई बार एएसआई अधिकारियों से इस मामले में बात करने की कोशिश की, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है। उसके कार्यक्रम की पूरी तैयारियां हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन शाहजहां का उर्स है और 360वां उर्स है उनका, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए एएसआई की, वो इस बार उदासीनता रही, क्योंकि एएसआई ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं बुलाई है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों, एएसआई और हम लोगों के बीच एक बैठक होती है। बहरहाल इस महोत्सव को लेकर निजी तौर पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अब इंतजार है तो केवल आधिकारिक पुष्टि का। अब देखने वाली बात है कि अधिकारी इस मामले में कब बैठक बुलाएंगे। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर। आगरा शहर के डूब क्षेत्र में हुए निर्माण अब एडीए विभाग की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। जी हां, हाल ही में टीटीजेड की बैठक में डीके जोशी द्वारा डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों पर सवाल जवाब किए गए थे, लेकिन कोई अधिकारी इस पर ठीक से जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद अब एडीए अधिकारी बीते सालों में हुए निर्माणों की कुंडलियां तलाशने में जुटे हैं ताकि खुद का बचाव कर सकें। आपको बताते चलें कि सिंचाई विभाग ने कई इमारतों की एनओसी पहले से ही निरस्त कर दी, जबकि इमारतें आज भी खड़ी हैं। आगरा विकास प्राधिकरण में इन दिनों हलचल का माहौल है, जिसका कारण है डूब क्षेत्र में हुए निर्माण।
जी हां, टीटीजेड की बैठक में पर्यावरण के मुद्दे पर उठे सवाल पर डीके जोशी ने डूब क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को लेकर कई सवाल किए थे, जिनका एडी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी विकास प्राधिकरण से शहर के डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों पर रिपोर्ट मांगी है कि किस आधार पर यहां निर्माण कराए गए, जबकि एडी अधिकारियों का कहना है कि सिंचाई विभाग की एनओसी के आधार पर ही बिल्डर्स के नक्शे पास किए गए थे। गौरतलब है कि दयालबाग यमुना किनारा सहित कई क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं जो डूब क्षेत्र में आती हैं। आपको बता दें कि डूब क्षेत्र वाले स्थानों पर निर्माण से पहले सिंचाई विभाग की एनओसी लगती है और इसके बाद ही एडीए उस स्थान का नक्शा पास करता है। अगर कुछ निर्माणों की बात करें तो सिंचाई विभाग ने कई एनओसी पूर्व में कैंसिल कर दी हैं, बावजूद इसके वहां आज इमारतें खड़ी हैं, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। डीके जोशी की लगातार कोशिश के बाद अब एडीए अधिकारियों को डर सताने लगा है कि अब क्या होगा। सूत्र बताते हैं कि पूर्व में खुद का बचाव करने के लिए विभाग ने कई नोटिस भी भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विभाग एनजीटी को क्या रिपोर्ट भेजेगा, ये देखने वाली बात होगी। नगर निगम में धांधली का खेल पुराना है। अब तक महज टैक्स में धांधली की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अब निगम के स्लॉटर हाउस भी निगम को हर माह लाखों का चूना लगाने में जुटे हैं। यही कारण है कि हजारों जानवरों की कटाई पर भी निगम को महज 100 से 150 रुपए ही राजस्व की प्राप्ति हो पाती है, जबकि निगम में टैक्स के रूप में हर पशु की कटाई पर 2 रुपए टैक्स के रूप में जमा कराने का प्रावधान है। देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। आगरा शहर में कहने को महज 4 स्लॉटर हाउस हैं जहां पशुओं का कटान होता है, जबकि शहर में अवैध रूप से कटने वाले पशुओं की संख्या हजारों में है। बावजूद इसके निगम में बतौर टैक्स के रूप में महज 100 से 150 रुपए ही जमा किए जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होती है पशु कटान में धांधली। आगरा में 4 स्लॉटर हाउस है। पहला कुबेरपुर जो अत्याधुनिक मशीनों से पशुओं का कटान होता है, जबकि आलमगंज, नाई की मंडी और वजीपुरा जहां वर्षों से पुरानी विधियों से ही पशुओं का कटान होता है। अगर शहर में मांस की दुकानों की बात करें तो आगरा में सैकड़ों मांस की दुकानें हैं, जिन पर करीब एक दिन में 4 से 5 पशुओं के बेचे जाने का अनुमान है। अगर शहर में 500 दुकानें भी माने तो करीब 2000 पशुओं का कटान होता है, जिस हिसाब से निगम को करीब 8000 रुपए का राजस्व मिलना चाहिए, जबकि निगम को महज 100 से 150 रुपए का राजस्व ही मिल पा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों द्वारा धांधली से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में जब ताज न्यूज ने उपनगर आयुक्त अनिल कुमार से बात की तो वो भी इस बात से सहमत नजर आए और इस धांधली को रोकने के लिए कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई और धांधली करने वालों पर नकेल कसने की बात कही। इतना ही नहीं, उपनगर आयुक्त ने बताया कि आगरा में पिछले 50 वर्षों से दरों में इजाफा नहीं किया गया। ऐसे में निगम को अब दरों में इजाफा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पशु कटान की दरों में 25 से 30 रुपए का इजाफा किया जा सकता है, ताकि निगम की आय में इजाफा हो। इसके लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इन स्लॉटर हाउस के साथ साथ अन्य दुकानों पर बकरे, भैंस और भेड़ों का कटान होता है और इनसे निकलने वाला वेस्ट दुकानदार नाले में बहा देते हैं या फिर यमुना को प्रदूषित करने का काम करते हैं। इस पर भी निगम अधिकारी सख्ती की बात कहते नजर आए। हमारी बच्ची सामाजिक संस्था ने गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बीते दिनों लिंग परीक्षण कराकर कोख में बच्चियों को मारने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही शहर में चल रहे इसी तरह के तमाम अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर लगाम लगाने की अपील भी की। गुरुवार को सामाजिक संस्था हमारी बच्ची के पदाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएस यादव को भ्रूण हत्या कराने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही बीते दिनों शाहगंज क्षेत्र में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पकड़ में आए मामले में हो रही कार्रवाई की जानकारी भी ली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जो आगरा में इलीगल अबॉर्शंस के या कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स या जो डॉक्टर्स चिन्हित करे गए हैं, उनके लिए था कि ठीक है पकड़े गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कम से कम कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होती है दोबारा कुछ दिनों बाद मामला बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और फिर स्थिति वहीं की वहीं हो जाती है और उससे बदतर हो जाती है। तो इसलिए जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करी जाए। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना हम लोगों का दायित्व रहेगा। इसमें पत्रकार बंधुओं का यही हमारा उनसे अनुरोध है कि हमको वो लोगों को चिन्हित करें जो ऐसे घृणित काम कर रहे हैं और उनकी प्रति कार्रवाई हम लोग कर सकें। और खासकर जिलाधिकारी महोदय इसमें काफ़ी गंभीर है। अभी हमने बड़े सख्त कदम लिए हैं और कल सलाहकार समिति की बैठक में कुछ बिंदु तय हो गए हैं, वो कार्रवाई निश्चित तौर पर जल्दी की जाएगी।
वहीं ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए सीएमओ बीएस यादव ने संस्था के सभी सदस्यों को बीते दिनों भ्रूण हत्या प्रकरण में पकड़े गए दोषियों को कड़ी कार्रवाई कर सजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं पीसीपी एनडीटी एक्ट को कड़ाई से लागू कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल करने की बात की। इसी के साथ सीएमओ ने अभिभावकों से अपील कि बेटियों को बचाने में वो सहयोग करें और अपनी सोच बदलें और बेटे बेटी में फर्क ना समझें। गुरुवार को आगरा संभागीय परिवहन कार्यालय पर नवागत आरटीओ जेएस कुशवाहा ने पदभार संभाल लिया है। आगरा में आरटीओ पद की जिम्मेदारी संभालने वाले आरटीओ ने शहर में वाहनों से बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने को अपनी प्राथमिकता बताया। साथ ही शहर में अवैध स्कूली वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। आगरा में आरटीओ ओपी सिंह के तबादले के बाद नवागत आरटीओ जेएस कुशवाहा ने आगरा आरटीओ का पदभार संभाल लिया है। आरटीओ की कुर्सी संभालने वाले आरटीओ जेएस कुशवाहा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगरा विश्व प्रसिद्ध शहर है। साथ ही आगरा में ताजमहल होने के कारण और टीटीजेड की परिधि में आने के कारण यहाँ के वातावरण को साफ सुथरा रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और पूर्व आरटीओ ओपी सिंह द्वारा शहर की यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों को वो आगे बढ़ाएंगे, जिसमें स्कूली वाहन प्रमुख रहेंगे। आगरा की पहली प्राथमिकता प्रदूषण मुक्त रखना, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन है और इस सेंसिटिव जोन को बनाए रखने का दायित्व पाना है। इसलिए प्रयास यही रहेगा हमारा कि प्रदूषण मुक्त आगरा को बनाया जाए। आपको बता दें कि पूर्व आरटीओ ओपी सिंह ने आगरा में स्कूली वाहनों की स्थिति सुधारने और अवैध वाहनों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाकर मुहिम चलाई थी, जिसे कमिश्नर की अनुमति के बाद राहत दी गई थी। इसकी मियाद आगामी 1 जून को समाप्त होने जा रही है, जिसे अब नवागत आरडीओ अपनी देखरेख में चलाएंगे। आरटीओ जेएस कुशवाहा झांसी से ट्रांसफर होकर आगरा आए हैं। सूत्रों के अनुसार जेएस कुशवाहा एक सीनियर अधिकारी हैं, जिनका जल्द ही जोनल अधिकारी के लिए प्रमोशन होने वाला है। अब देखना होगा कि आगरा को नवागत आरटीओ की कुर्सी पर रहकर कितने समय तक सेवा कर पाते हैं और आगरा की व्यवस्थाओं को कितना सुधार पाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सहेली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर गुरुवार से जयपुर हाउस स्थित स्मृति भवन में लगाया जा रहा है। शिविर में हर उम्र की महिलाओं को सिलाई, रंगोली, मेहंदी और अन्य दैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। शिविर का उद्घाटन लक्ष्मी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। आज के दौर में युवतियां व महिलाओं का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए सहेली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जयपुर हाउस स्थित स्मृति भवन में एक शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें युवतियों व महिलाओं के लिए विभिन्न कोर्सेज जैसे रंगोली, ढोलक, लिफाफे बनाना व अन्य दैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में संस्था की सदस्याएं प्रशिक्षण देंगी। ज्यादातर बच्चे उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो बच्चे ज्यादा पैसे देकर कहीं नहीं सीख सकते, उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सीख कर अपना काम चला सकें, अपने कुछ थोड़ा अर्निंग कर सकें, अपने पैरों पर थोड़े खड़े हों। इसके लिए क्या क्या है, जैसे सिलाई है, आपके सॉफ्ट टॉयज हैं, ब्यूटी पार्लर का कोर्सेस है और लिफाफे वगैरह बनाने हैं, जैसे गिफ्ट भी हम शादी के लिए कार्ड वगैरह देते हैं, ये इस तरह की चीज़ें। हमारी सहेली वेलफेयर सोसाइटी अब एक संस्था है, जिसमें कि हम 5 साल से लगातार बच्चों को समर कैंप के अंतर्गत बच्चों को देते हैं शिक्षाएं, जिससे बच्चे लड़कियां जो है इंडिपेंडेंट बने, वो लोग अपना काम खुद कर रही हैं और ये सीख के और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। संस्था की पदाधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष ऐसे शिविर लगाए जाते हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। शिविर का उद्घाटन स्वर संगम कला केंद्र की सचिव श्रीमती लक्ष्मी शर्मा ने किया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।